नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच शिवसेना ने साफ कर दिया है कि सूबे में उद्धव सरकार पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत है। बुधवार को सामना में प्रकाशित लेख में शिवसेना ने यह भी संकेत दिए हैं कि कुछ बीजेपी विधायक सरकार में शामिल हो सकते हैं। सामना में कहा गया है कि वर्तमान में विपक्ष के पास 105 विधायक हैं और हम चाहते हैं कि उनके नंबर यही बने रहे, लेकिन सरकार के पास 170 विधायक हैं और अगर ये संख्या 200 के पार हो जाती है तो विपक्ष को इसके लिए सरकार को दोष नहीं देना चाहिए। इस बीच सीएम उद्धव ठाकरे के आधिकारिक निवास वर्षा में गठबंधन दलों की बैठक हुई। माना जा रहा है कि बीजेपी द्वारा कोरोना संकट पर सरकार द्वारा नाकाम होने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग के बाद ये बैठक बुलाई गई। सीएम उद्धव द्वारा बुलाई गई इस बैठक पर अब सबकी नजर टिक गई है। इसके पहले सूबे में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार अलग अलग राज्यपाल से मुलाकात भी कर चुके हैं। तो सूबे में इस समय उद्धव सरकार पर कहीं ना कहीं सियासी संकट के जो बादल है वो मंडरा रहे हैं। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से विपक्ष इस समय उद्धव सरकार पर हमलावर है। तो महाराष्ट्र में विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है उद्धव सरकार पर। विपक्ष ने सरकार को नाकाम बताते हुए राष्ट्रपति शासन तक की मांग कर दी है। विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है कि कोरोना पर उद्धव सरकार नाकाम रही है। वहीं शिवसेना ने पलटवार करते हुए गुजरात के हालातों को ज्यादा बदतर बता दिया। वहीं महाराष्ट्र में अब ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि एक बार फिर सियासी संकट उभर सकता है। लगातार तमाम तरह की खबरें आ रही हैं और इन खबरों के ही मद्देनजर एक बार फिर उद्धव सरकार को खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। खतरे के मद्देनजर ही आज सीएम ठाकरे ने बैठक बुलाई थी और इस बैठक के बाद उन्होंने नया चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। वहीं कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सियासत ही सूझ रही है। महाराष्ट्र में विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं उद्धव सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो स्थितियां हैं वो सामान्य है। किसी तरह से महाविकास अघाड़ी में कोई भी दरार नहीं है। आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी ने एक दिन पहले यानी कि कल ही प्रेस वार्ता की थी और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने महाविकास अघाड़ी यानी कि इस गठबंधन को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान के बाद से ही सियासत जो है वो तेज हो गई थी। वहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी भी महाराष्ट्र की सरकार पर हमलावर है। तो ऐसे में तमाम आरोपों प्रत्यारोपों से घिरी उद्धव सरकार ने आज बैठक बुलाई। बैठक काफी देर चली और इस बैठक में यही मंथन किया गया कि किस तरह से जो सरकार है वो बनी रहे। जो दरार की खबरें आ रही हैं उन खबरों को भी आज नकार दिया गया है उद्धव सरकार की तरफ से। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा। स्वास्थ्य विभाग से जुटे वायरल ऑडियो मामले में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। मामले में हिमाचल स्वास्थ्य विभाग के पूर्व निदेशक को गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े वायरल ऑडियो मामले में उन्होंने अपना ये इस्तीफा दिया है। मामले में हिमाचल स्वास्थ्य विभाग के पूर्व निदेशक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि राजीव बिंदल ने अपने जो पद है उससे इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग के पूर्व निदेशक को गिरफ्तार भी किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि बीते दिनों स्वास्थ्य निदेशक के ऑडियो वायरल मामले में बीजेपी पर उंगलियां उठाई गई हैं। इसी से आहत होकर वे इस्तीफा दे रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि बीजेपी का इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। इस कथित भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और किसी पर कोई भी दबाव ना डाला जाए। इस्तीफा देने के बाद में प्रदेश में अब राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है।
वहीं ये खबर मिल पा रही है कि सीएम जयराम ठाकुर कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की जो स्थिति है उसे स्पष्ट करेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी खबर ये है कि हिमाचल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि वे बीते दिनों स्वास्थ्य निदेशक के ऑडियो वायरल मामले में बीजेपी पर उंगलियां उठाई गई, इसी से आहत हैं और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि कुछ ही देर में जयराम ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो तमाम स्थिति है उसे स्पष्ट उनके द्वारा किया जाएगा। और आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बारे में। बीजेपी जहां एक और हमलावर है उद्धव सरकार पर, वहीं उद्धव सरकार लगातार सफाई देती हुई नजर आ रही है कि महाविकास अघाड़ी में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई दरार नहीं है। जो गठबंधन है वो एक है, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इसी बीच एक नया सनसनी खुलासा किया है उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने अपने सामना में लिखा है कि बीजेपी के कुछ ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। तो लगातार सूबे में जो सियासी उठापटक है उसका दौर जारी है। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच आज सीएम उद्धव ठाकरे ने बैठक भी बुलाई थी। इस बैठक में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों दलों के प्रमुख नेता शामिल हुए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले शुभम पांडे हमारे संवाददाता मुंबई से इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शुभम, मैं आपसे जानकारी चाहूंगी, आज जो बैठक हुई है सीएम उद्धव ठाकरे के आवास पर, इस बैठक में क्या कुछ खास रहा और बैठक के बाद क्या कुछ सफाई तीनों दलों की तरफ से दी गई है? देखिए, जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 48 घंटों में दिख रहा था, उसके बाद आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सरकारी निवास स्थान वर्षा पर तीनों पार्टियों के तमाम बड़े नेताओं के साथ एक लंबी मीटिंग हुई। हालांकि कुछ मंत्रियों के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा हुई, जिसमें वर्षा गायकवाड़ और बाला साहब थोराट में जो है उस मीटिंग में नहीं मौजूद थे, लेकिन शरद पवार, अजीत पवार, ये सभी लोग वर्षा के बंगले पर वहां पर मौजूद थे। एक लंबी खींचतान के बाद वहां पर एक मीटिंग हुई। उसके बाद थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र में महाविकास की जो सरकार है वो बरकरार रहेगी और इसे जो लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो इसमें नाकाम होंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम में अब लगातार एक पूर्ण विराम लग चुका है। जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी थी और लोग कयास लगा रहे थे कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो 6 महीने के भीतर ही गिर जाएगी। बिल्कुल शुभम, देखिए एक नया खुलासा किया गया है उद्धव की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के कुछ ऐसे विधायक हैं जो उनके साथ लगातार संपर्क में है। इन दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये दावे जो है लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से हो रहा है। बीजेपी कहती है कि शिवसेना के कुछ विधायक जो उनके संपर्क में हैं और वो जो है उनका समर्थन दे सकते हैं, लेकिन शिवसेना भी कहती है कि बीजेपी के कुछ विधायक है जो उनके, तो ये कहीं ना कहीं बयानबाजी दो पार्टियों के अंदर गुप्त है। हालांकि कौन कितना सत्य बोल रहा है इस पर जो है साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ हम अगर बात करें तो शिवसेना की वहाँ के जो कुछ विधायक वो पहले पार्टी से खफा चल रहे थे, क्योंकि जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई गई थी तो पहले से कुछ जो बड़े शीर्ष नेता थे वो सभी नाराज चल रहे थे। लेकिन ये साफ तौर पर स्पष्ट नहीं करना जो है संभव होगा कि कौन सी पार्टी के कितने विधायक नाराज चल रहे हैं और वो कहां जाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा माना जाए कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश यहाँ की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी पेश करते दूसरी तरफ शिवसेना भी, तो कहीं ना कहीं बयानबाजी दोनों पार्टियों के बीच पिछले कई दिनों से चल रहा है। बिल्कुल शुभम, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय महाराष्ट्र में स्थिति कोरोना को लेकर काफी ज्यादा खराब है। हॉटस्पॉट बन चुका है पूरा महाराष्ट्र। ऐसे समय में क्या कुर्सी के लिए लड़ना ये सही है? देखिए, जिस तरह से कोरोना का हॉटस्पॉट बना है ऐसे समय महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक जो घटनाक्रम हो रहा है कहीं ना कहीं गलत है। महाराष्ट्र सरकार को लगातार प्रयत्न करना चाहिए था जिस तरह से कोरोना पे रोकथाम लगाने के, लेकिन उसमें असफल होते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो है आगामी कुछ दिनों में जब लॉकडाउन 5 की जब घोषणा की जाएगी, जब जिसमें हालांकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने पहले ही संकेत दे दिए कि महाराष्ट्र और मुंबई में लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं और सख्ती से पालन कराने की बात रखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उसके बाद अब यह कयास भी जो है अब ये सोचना भी गलत होगा कि जिस तरह से तीनों दलों के पार्टी मंत्रियों की बैठक होगी उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि लॉकडाउन के फाय में महाराष्ट्र और मुंबई की जनता में किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि इस मसले पर हम सियासत करके महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना लेंगे।
बिल्कुल, ये लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना वायरस के जो है उसके प्रकोप के अंदर भारतीय जनता पार्टी कई तरह से प्रयत्न किए, लेकिन कहीं न कहीं असफल होते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह से बयानबाजी हुई देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे, तमाम बीजेपी के जो शीर्ष नेता उनकी तरफ से बयानबाजी हुई, लेकिन कहीं न कहीं अब वो सभी असफल होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल उबाल मचा हुआ है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज एक अहम बैठक की अपने सरकारी आवास पर। उन्होंने ये बैठक की है जिसमें कोरोना संकट और बीजेपी की ओर से जारी लगातार हमलों पर बातचीत की गई है। ये बैठक काफी देर तक चली है। आपको बता दें कि बैठक के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कहा है कि सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस की मदद से सरकार स्थिर है। जो अटकलें लगाई जा रही हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सरकार जो है वो इन आरोपों को सिरे से नकारती हुई नजर आ रही है। शिवसेना सांसद ने भी ये कहा है कि विपक्षी पार्टियों ने महाराष्ट्र सरकार का बॉयकॉट करने का आह्वान किया है। मैं कहना चाहता हूं कि विरोधियों को क्वारंटीन में जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया जाएगा। प्रदेश में इस समय जबरदस्त राजनीतिक उठापटक का दौर जारी है। वहीं संजय राउत की अगर हम बात करें तो अब उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी तरह की कोई बैठक होती है तो इसमें आश्चर्य करने वाली कौन सी बात है, ये इसमें वजह क्या है। जब दो नेता या तीन नेता आपस में बैठकर बात करते हैं तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। उन्होंने ये बात कही है और साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें किसी को तकलीफ होने जैसी कोई बात नहीं है। वहीं राष्ट्रपति शासन की बातों पर उन्होंने कहा है कि मैंने ये किसी बड़े नेता के मुंह से नहीं सुना, मैंने देवेंद्र जी, अमित साहब और नितिन गडकरी जी को ये कहते नहीं सुना है। ऐसे में मैं इस पर कैसे विश्वास कर लूं। इससे पहले संजय राउत और रेल मंत्री पीयूष गोयल के बीच ट्विटर पर जंग जारी थी, जहां श्रमिक ट्रेनों को लेकर दोनों की ओर से तमाम दावे किए जा रहे थे। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन देश में जिस तरह से कोरोना संकट जारी है और महाराष्ट्र में जिस तरह से स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, उस बीच इस तरह की सियासत वाकई में शर्मनाक है, निंदनीय है, चाहे वो कोई भी दल क्यों ना हो। लेकिन जो अभी संकट का समय चल रहा है, इस समय में किसी तरह की कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए थी। इस समय राजनीति से बचना चाहिए था, लेकिन अभी कोई भी दल इन स्थितियों को समझने के लिए तैयार नहीं है। मसले पर चर्चा के लिए सबसे पहले कांग्रेस नेता प्रदीप भट्ट जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, देश की दो मुख्य पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जब इतना बड़ा संकट चल रहा है, कोरोना का काल चल रहा है, दुनिया ही नहीं हमारे देश में भी हाल बेहाल है, टीम इंडिया की तरह आप लोगों को काम करना चाहिए था एक साथ मिलकर। टीम इंडिया तो दूर, यहाँ सभी दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य है कि इस कोरोना जैसी महामारी के समय भी लोग जो है सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं। ये समय है कि इसमें देश की जनता मजबूती के साथ एक होकर के इस कोरोना महामारी से लड़े और हम कोरोना महामारी को मात दें। आज मैं देख रहा हूँ गांव-गांव में लोग जिस तरीके से अवेयरनेस कर रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। लोगों को पता है कि ये कोरोना महामारी बहुत संक्रमित बीमारी है और संक्रामक रोग है, ये हमको कहीं संक्रमित न कर दे। लोग अपने घरों में कैद हैं, लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और ऐसे समय पे अगर इस तरीके की राजनीति की जाए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और सबका इस समय उद्देश्य होना चाहिए कि किसी तरीके से हम जनता को जो इस कोरोना महामारी है इससे निजात दिलाएं। हमें इस समय पूरा ध्यान सरकारों का होना चाहिए कि हम अपने मेडिकल फैसिलिटीज अपने राज्य के अंदर किस तरीके से बेहतर करें, हम जो है लोगों को क्या क्या सुविधाएं दे पाए। आज लाखों लोग जो है बेघर हो गए हैं, लोगों के पास लोगों का रोजगार छिन गया है। हम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं, रोजगार मुहैया कराएं। मजदूर आज जो है हजारों किलोमीटर पैदल चल के लोग अपने घरों को वापस आ रहे हैं, वो बहुत मुसीबत में दिन काट रहे हैं। तो इस समय सरकारों का ध्यान होना चाहिए कि हम उन मजदूरों की सुध लें, उन किसानों की सुध लें जो किसान आज जो है भुखमरी के एक सेकंड प्रदीप जी, आप जो हिदायतें दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, क्या वो कांग्रेस के ऊपर भी लागू होती हैं या नहीं? या आपको लगता है कि कांग्रेस ने अपने राज्य में बहुत अच्छा काम किया है? सभी के ऊपर लागू होता है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, शिवसेना हो, कोई भी दल हो। इस समय मैंने कहा ना कि राजनीति का समय नहीं है।
राजनीति हम बाद में कर लेंगे, राजनीति चुनाव चलिए, के समय की आपने कम जाती है, से जब कम कोई माना तो, चुनाव- प्रदीप जी आपने कम से कम माना तो कि राजनीति हो रही है और कर ये रहे हैं राजनीति का राजनीति समय नहीं सभी है। दल। राजनीति का समय नहीं है। इस समय पूरे देशवासियों को साथ होकर के कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ना है। और आज हम देख रहे हैं हमारे देश के, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारी माताएं हो, बहनें हो, बुजुर्ग हो, सब लोग इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि हमारे देश से कोरोना महामारी खत्म हो। और आज जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज हैं, कोरोना संक्रमित मरीज हैं, तो पूरा ध्यान राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने राज्य के अंदर किस तरीके से संक्रामक बीमारी से लड़ें। हम अपने राज्य के अंदर मेडिकल फैसिलिटी को दुरुस्त करें, हम अपने राज्यवासियों को रोजगार उपलब्ध कराएं, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराएं। आज जिस तरीके से हमारे मजदूर बेघर हो गए हैं, उनको घर उपलब्ध कराएं। और मैं एक चीज और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी, और मैं देश के प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चल रही है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के माध्यम से हम जो है मजदूर वर्ग को हम अच्छा रोजगार दे सकते हैं। लेकिन इस समय मैं देख रहा हूं कि इस योजना में 100 दिन मिलता है और तकरीबन 200 रुपए मजदूरी इसमें होती है। सरकार से मेरा आग्रह है कि इस जो उनकी मानदेय 200 रुपए है, इसको बढ़ा करके कम से कम 300 रुपए कर दें। और जो कार्य दिवस जो 100 दिन का रोजगार मिलता है, इसको 100 दिन से बढ़ा करके 200 दिन कम से कम इसको कर दिया जाए, ताकि हम इस समय इस महामारी के दौरान हम मजदूरों को रोजगार दे पाए। जो हमारे नौजवान, जो प्रवासी भाई जो आज अपने राज्य में वापस आ रहे हैं, उन लोगों को हम रोजगार उपलब्ध करा पाए। इस समय सरकार का यही ध्यान होना चाहिए कि हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराएं। देखिए प्रदीप जी, मैं महाराष्ट्र के बिहाफ पे अगर आपसे बात करूं तो अगर महाराष्ट्र में स्थितियों से निपटने के लिए आपको मदद चाहिए थी तो मांगी जा सकती थी ना, केंद्र से खुलकर मदद मांगी जा सकती थी, बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडे के भी तो मदद ली जा सकती है, या उसमें फिर नाक कटती है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इस समय सभी को, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे सत्ता दल हो, विपक्ष हो, सबको इस समय जो है कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ना है। और केंद्र सरकार को भी इस समय अपने राज्यों की मदद करनी चाहिए। आज हमारे देश में देश के यशस्वी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको भी अपने राज्यों का ध्यान रखना चाहिए। चाहे राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, बिना निष्पक्ष किसी भी भेदभाव किए हुए उनको राज्यों की मदद को आगे आना चाहिए, राज्यों की मदद करनी चाहिए। और राज्य सरकारों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं देखना चाहिए कि केंद्र में किसकी सरकार है, मदद के लिए गुहार लगानी चाहिए, मदद मांगनी चाहिए और केंद्र को भी मदद करनी चाहिए। इस समय देखो, जनता सबकी है, जनता किसी दल की नहीं है। इस समय हमारा ध्यान है कि हम देश की जनता के साथ खड़े हों, राज्य की जनता के साथ खड़े हों। और राज्य की जनता जो आज दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में है, तकलीफ में है, उनके तकलीफ को हम किस तरह से दूर करें। इस समय जो मजदूर वर्ग है बहुत परेशान है, खासा परेशान है। मैंने कई मजदूरों को देखा, उनके बहुत बुरे हालात हैं। लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। और कई ऐसे मजदूर हैं जो कहीं गांव में लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं, उनके पास 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो पा रही, खाने को रोटी भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, पीने को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मेरा वहां के प्रशासन से भी आग्रह है कि ऐसे लोगों को मदद को आगे आए। देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है ना प्रदीप जी, उसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां ही जिम्मेदार हैं। मैं किसी एक पार्टी पर नहीं कहूंगी, जितनी भी पार्टियां हैं, जो भी राज्य सरकारें हैं, वो सभी इन स्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े। फिलहाल शिवसेना के नेता आनंद दुबे जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए। आनंद जी, सीधा सा सवाल है मेरा, आज आपने बैठक की है, तीनों दलों को बुलाया गया, महाविकास अघाड़ी की आज बैठक हुई। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए इससे पहले कब आपने ऐसी बैठक की थी जिसमें तीनों दल के नेता शामिल हुए हों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं कि आज की जो बैठक है ये मजबूरन हमें करने पर मजबूर कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कल जिस प्रकार से मीडिया के सामने आकर केंद्र सरकार की दी हुई मदद का व्याख्यान किया, उनका वर्णन किया और उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है, राज्य सरकार किसी तरह का कोई भी काम नहीं कर पा रही, उसके जवाब में आज की ये बैठक करनी पड़ी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज क्या यह वक्त है
कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को आपस में बहसबाजी करना चाहिए, या यह समय है कि एक मजबूत विपक्ष, एक हेल्दी विपक्ष होने के नाते वो हमको मदद करते ताकि सरकार द्वारा की गए कामों को और तेजी से हम कर पाते? ये ज्यादा जरूरी था, न कि ये ज्यादा जरूरी था कि सरकार पर आरोप लगाते जाएं कि हमने ये किया, आप ये करने में असक्षम हैं। क्या कभी आपने सामने से पहल करके आके कहा कि हम राज्य के मुख्यमंत्री को हर वो मदद करने को तैयार हैं जो मदद कोरोना की लड़ाई लड़ने में इस समय कारगर साबित हो? क्या आपके बीजेपी के एक भी नेता, एक भी विधायक, एक भी सांसद ने हमें मदद करने की कोशिश की? हम मानते हैं कि आज मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना के पेशेंट बढ़े हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग बहुत ज्यादा हम कर रहे हैं। लाखों की संख्या में जब आप टेस्ट करेंगे तो हजारों या सैकड़ों की संख्या में मरीज जरूर निकल के आएंगे, ये तय है। क्योंकि किसे कोरोना हुआ है, किसे कोरोना नहीं हुआ है, यह केवल तभी पता चलता है जब या तो इसके सिम्टम पाए जाते हैं या नहीं तो मिला। इसका चेकिंग मेरा किया आपसे जाता है। सवाल ये है कि आपकी तरफ से कितनी बार मदद मांगी गई थी? जब आपको पता है कि स्थितियां खराब हो रही है राज्य में, तो आप भी तो केंद्र से मदद मांग सकते थे ना। उसमें नाक कटने जैसी तो कोई बात थी नहीं, क्योंकि नुकसान तो जनता का ही हो रहा है। और दूसरी बात, मेरा सवाल आपसे ये भी था कि कितनी बार आपने कोरोना संकट पर बैठक की है इस तरह से कि तीनों बड़े दल जो हैं, आपकी जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वो साथ में बैठी हो और कोरोना संकट पर चर्चा की गई हो? कितनी बार ऐसा हुआ है? सभी आपस में रोज चर्चा करते हैं, फोन पर? सभी तीनों दलों के मंत्री रोज इस पर बैठक करते हैं। ये बैठक करते हुए दिखाई नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं कि ये बैठक और नहीं आज होती। की बैठक कैसे दिख गई आनंद जी? यानी कि कुर्सी जो है वो कोरोना नहीं, से आज बड़ी तो है। मजबूरन- नहीं, कुर्सी जो है वो कोरोना से बड़ी है। आज तो मजबूरन सामने आकर ये कहना पड़ा। जब कोई हम पर आरोप लगाएगा, हमारे सरकार की नीतियों की बुराई करेगा, हमारे द्वारा अच्छे कामों का वर्णन नहीं करेगा, तो मजबूरन में आकर हमें ये कहना पड़ेगा कि आपने जो जो मदद हमें भेजी है और जो जो हमने मांगी है, इसके बीच में ये खाइयां हैं। जब आपने लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन लगाने के बीच में आपने 5 घंटे का समय दिया, तब आपने ये नहीं सोचा कि जो प्रवासी मजदूर जिन जिन राज्यों में है, चाहे तो कैसे जाएंगे? आनंद दुबे जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से उनसे जुड़ते हैं। फिलहाल अशोक सिंह जी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, बीजेपी नेता हैं। अशोक जी क्या कर रहे हैं? कोरोना का काल चल रहा है, संकट की घड़ी है, कोरोना टेस्ट करवाने चाहिए, आप फ्लो टेस्ट की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ये कहाँ से न्यूज आती है तो टेस्ट के लिए हम कह रहे हैं या कोई ऐसा कह रहे हैं? जिस तरह से आप कोशिशों में लगे हुए हैं राष्ट्रपति शासन लगवाने की, क्या चाहते हैं आप? आपकी मंशा पर तो सवाल खड़े होंगे ही ना। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार ये कहती रही है कि हम इस कोरोना के महामारी में जी हेलो जी आवाज जी आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व हमेशा ये कहता रहा है कि इस विषम महामारी में हम संगठित होकर काम करें और लोगों की सेवाएं करें। हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं, ना हमारा प्रदेश का नेतृत्व कह रहा है, ना हम कह रहे हैं। और हम तो हमेशा शुरू से हम लोगों का प्रयास रहा है कि हम लोग अच्छे तरीके से काम कर सकें, अच्छे तरीके जनता की सेवा कर सकें। और बाकी तो ये कहा जो कहा क्या चल रहा है वो तो फिर इतनी जल्दी क्यों हो रही है आपको महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगवाने की अशोक जी? और आपको इतनी ही मदद करनी है, इतनी ही चिंता है, तो आप भेज देते अपनी तरफ से मदद महाराष्ट्र के लिए, अगर आपको महाराष्ट्र की इतनी ही चिंता हो रही है तो। नहीं, बिल्कुल भेज रहे हैं, हम तो ट्रेनें भी भेज रहे हैं, सरकार नहीं बोल रही उसके बाद तो हम लोग भेज रहे हैं। जो लेना चाहिए अन्य प्रदेशों में भेज रहे हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की शासन है तो या अन्य राजनीतिक दलों की शासन है, वहाँ कहीं ऐसा नहीं है कि हमने कोई पक्षपात किया, भेदभाव किया है। हम सब जगह भेज रहे हैं और हम सब जगह मदद करने को तैयार है। भारत सरकार हमेशा तत्पर है, खड़ी है, सक्रियता के साथ खड़ी है और पूरे संबल और मजबूती के साथ खड़ी है। हमने तो पहले ही कहा है, और हम खड़े न होते तो हम अग्रेसिव होकर आगे नहीं बढ़ते। हम तो इस देश में इस महामारी से निपटने के लिए जितने भी स्टेप उठाना उसको उठा रहे हैं। ये पॉलिटिकल काम जिसको करना वो लोग करें। भारतीय जनता पार्टी ऐसे राजनीति में विश्वास नहीं रखती और न करती है।
सर, सबको दिख रहा है कि क्या कोशिशें की जा रही हैं महाराष्ट्र में, और आपको महाराष्ट्र की इतनी ही चिंता पड़ी है तो मध्य प्रदेश के हालात सुधार लेते, गुजरात के हालात सुधार लेते। बीजेपी शासित राज्यों में जितना मिलजुल कर काम हो रहा है, इन राज्यों में क्यों नहीं हो रहा? क्यों महाराष्ट्र के हालात ऐसे हैं, क्यों राजस्थान के हालात ऐसे हैं? देखिए, ये आप लोग देखिए, इसमें आपको इसमें तय करना है, आपको देखना है कि आखिर ऐसा क्यों है। क्योंकि अगर कहीं केंद्र सरकार की तरफ से गड़बड़ होता तो सारे राज्यों में होता, कोई यहीं पे नहीं होता। इसलिए ये आप लोगों को भी तय करना, देखना है कि आखिर वही प्रदेशों में क्यों हो रहा है। और जो लोग पहले ये कहते थे कि लॉकडाउन ठीक है, अच्छी प्रक्रिया है, प्रधानमंत्री ने ठीक किया, अब उनके शीर्ष नेतृत्व तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। तो जिसका केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी जो हमारे विपक्ष के नेता है, उनके बयान इस प्रकार से आएंगे तो मुझे लगता है कि राज्यों में भी उनके लोगों द्वारा कुछ न कुछ ऐसा किया जाएगा। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस कर रही है, लेकिन देश की जनता उसको देख रही है और देश की जनता जा रही है कि महामारी में कौन एक्टिव रूप से काम कर रहा है। आप देश की जनता पे भी छोड़ दी। देखिए अशोक जी, इस पॉलिटिकल रोड मैप को अगर जल्दी खत्म नहीं किया गया ना तो जो हानि है वो बहुत ज्यादा भुगतनी पड़ेगी, मानवता को भी बहुत ज्यादा हानि होगी। और लोकतंत्र इसके लिए, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसके लिए माफ नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा चला रखा है, सभी पार्टियों ने चला रखा है, अपनी अपनी कुर्सी बचाने की होड़ में लगे हुए हैं सब, या किसी को अपनी कुर्सी वहां जमानी है, यही किया जा रहा है। अभी माफी नहीं करना चाहिए, माफी नहीं देना चाहिए, और ये माफ करने योग्य भी नहीं है। इस समय देश को संगठित होकर इस महामारी से उभारने की आवश्यकता है। ऐसे में इस प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहिए जैसा हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक जटाशंकर जी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। जटाशंकर जी, महाराष्ट्र में जिस तरह की सियासी उठापटक इस समय चल रही है, इसे किस तरह से देखा जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज्यादा ही जल्दी है वहां पर सरकार बनाने की? देखिए मैम, विपक्ष जो है आक्रामक हो रहा है सत्ता पक्ष के ऊपर हावी होने का, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो इंसानियत के नाते सरकार के साथ कदम से कदम मिला के विपक्ष को भी काम करना चाहिए, ताकि आम जो जनता है उसको कहीं तकलीफ ना हो। महाराष्ट्र में स्थिति जो है कोरोना को लेकर भयानक होती जा रही है। लगातार मुंबई और पूरे महाराष्ट्र मरीजों की संख्या बढ़ रही है। विपक्ष जिस तरह से विरोध कर रहा है सरकार की नीतियों का, तो कहीं ना कहीं एक तरह से इसे राजनीति ही कहा जाएगा। दोनों को तालमेल बैठा के काम करना चाहिए, जैसे दूसरे राज्यों में विपक्ष कर रहा है जी। लेकिन अगर बात हम महाराष्ट्र की करें तो क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार की तरफ से भी मदद लेने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की माने तो वो तो चाह रहे हैं मदद देना, लेकिन राज्य सरकार चाहती ही नहीं मदद लेना। देखिए, सरकार मदद लेना चाहती है। कौन सी सरकार नहीं होगी जो सेंट्रल की मदद नहीं लेगी? उद्धव ठाकरे जी ने बाकायदा प्रधानमंत्री जी को फोन पे चर्चा किया था, उन्होंने जो रिक्वायरमेंट थी उसके बारे में बताया भी था। इस संबंध में 2 दिन पहले शरद पवार जी का उद्धव जी का मीटिंग भी हुई, तो उसको लेकर भी जो है रणनीति तैयार किया गया। लेकिन जो अभी कवायद चल रही है, विपक्ष की बात की कही जा रही, कहीं ना कहीं दोनों जन को तालमेल बैठा के काम करना चाहिए, अन्यथा जनता जो है वो परेशान हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जटाशंकर जी, आप तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े। तो महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच शिवसेना ने साफ कर दिया है कि सूबे में उद्धव सरकार पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत है। शिवसेना ने हालांकि ये भी संकेत दिए हैं कि कुछ बीजेपी के विधायक सरकार में शामिल हो सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।